दोस्तों, आज हम सब फिर एक नई वीडियो के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की आपकी क्लास सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की क्लास है, जो कि आपके आने वाले सीटेट एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सीटेट एग्जाम में दोस्तों जितना जरूरी आपके लिए नई स्टडी मटेरियल है, उतना ही ज़्यादा जरूरी दोस्तों आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। आप सब डेली एक दो सब्जेक्ट को कवर करते रहिए, क्योंकि दोस्तों सीटेट एग्जाम जो होता है उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर है। अब प्रीवियस ईयर क्यों इंपॉर्टेंट है, पहले उसको आपको हम बता देते हैं। क्योंकि दोस्तों इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो लैंग्वेज का बेस होता है। लैंग्वेज को इसमें इस तरह से घुमा के क्वेश्चन पूछता है, आपको कंफ्यूज हो जाएंगे। आपको क्वेश्चन ऑप्शन पढ़ेंगे, आपको लगेगा कि सभी ऑप्शन सही हैं, लेकिन इसमें जो ध्यान देने वाली बात है, आपको इसमें यह समझना है जो चारों ऑप्शन होते हैं, ऑप्शन चारों सही लगेंगे, लेकिन उस चारों में कौन सबसे ज़्यादा सही है, कौन सबसे ज़्यादा फिट बैठ रहा है, ऐसे ऑप्शन को आपको चुनना होता है। या फिर कोई गलत है दोस्तों, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो गलत है उस ऑप्शन को आपको चुनना होता है। अब इसके लिए दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तभी तो समझ पाएंगे ना कि क्वेश्चन के किस तरीके से घुमा के पूछता है। तो यहाँ पर आज हम सब कवर करेंगे। इसके पहले जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हुआ था 2022-23 को, जो लेटेस्ट हुआ था, उसको हम सब कवर ही कर रहे हैं। लेकिन अब उसके साथ जो आपका ऑफलाइन मोड पेपर हुआ है उसको भी हम सब कवर कर रहे हैं। ऑफलाइन मोड की बात करें तो हम सब 2011 का पेपर कवर कर चुके हैं, 2012 का और 2013 का, 2014 का। आज जो हम सब कवर करेंगे 2015 का पेपर कवर करेंगे, जो कि 20 सितंबर 2015 को पूछा गया था। इसमें सबसे पहले हम सब बाल विकास या शिक्षा शास्त्र को कवर करेंगे। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों और क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। अब इसमें दोस्तों आपके बाल विकास से 15 नंबर आपके बाल विकास से आते हैं, 15 नंबर आपके शिक्षा शास्त्र से आते हैं। तो हम पहला क्वेश्चन इसमें कवर करते हैं। कह रहे हैं शैशवाकाल की अवधि है दोस्तों, जो शैशवाकाल है उसकी अवधि आपको बताना है। पहला है जो जन्म से 1 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष, या फिर जन्म से 3 वर्ष, या फिर 2 से 3 वर्ष दोस्तों। जैसा कि दोस्तों इसमें कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जन्म से लेकर जो शैशवाकाल है दोस्तों वह जन्म से लेकर 2 वर्ष तक माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। आइए हम सब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें कह रहे हैं कि पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में, उसको आपको बताना है। खाली जगह है तो इसमें आपको बताना है कौन सी अवस्था है जो 2 से 7 वर्ष के बच्चे जिसमें आते हैं। तो जैसे कि आप सबको पता होगा पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई थी, जो कि पहला था आपका 0 से लेकर 2 वर्ष तक, उसके बाद दोस्तों 2 से 7 वर्ष था, फिर उसके बाद 7 से 11, फिर उसके बाद 11 से 11 प्लस, या फिर 11 से 14 वर्ष आप कह सकते हैं। तो इसमें जो कि आप पहले ऑप्शन हम देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, बी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, सी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या फिर डी है संवेदी गतिक दोस्तों। जैसा कि इसमें जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो 2 से 7 पूछ रहे हैं, तो इसमें पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होगा दोस्तों। अब इनकी हम चारों अवस्थाएं आपको बता देते हैं। इनकी जो पहली अवस्थाएं हैं वो पहली संवेदी गामक अवस्थाएं कहलाती हैं, जो 0 से लेकर 2 वर्ष तक चलती हैं। दूसरा है दोस्तों पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहलाती है, जो 2 से 7 वर्ष तक होता है, जो कि आपके एग्जाम में यही पूछा गया है। और तीसरा जो है दोस्तों मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो आपके 7 से 12 वर्ष चलता है, या फिर 7 से 11 वर्ष। और जो चौथी है दोस्तों वह औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो आपका चलता है 12 से लेकर 11 प्लस दोस्तों, या फिर 12 प्लस, या फिर 12 से 16 तक, क्योंकि 12 के बाद दिया नहीं गया है, फिर यही मान लिया जाता है कि दोस्तों कि 12 प्लस कह सकते हैं, या फिर 12 से 16 कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसमें आपका ए सही होगा। इससे दोस्तों आपके सीटेट एग्जाम में हर बार क्वेश्चन पूछा गया है, यह आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट जरूर करिएगा। चलिए हम सब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहे हैं कि विकास खाली जगह से की ओर बढ़ता है दोस्तों। विकास किस ओर बढ़ता है उसको आपको बताना है। कह रहे हैं सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है, जटिल से कठिन की ओर जाता है, या फिर विशिष्ट से सामान्य की ओर जाता है, या फिर साधारण से असामान्य की ओर जाता है। तो इसमें जबकि आपका राइट आंसर होगा दोस्तों जो विकास होता है दोस्तों, जो विकास होता है बालक का किस तरीके से जाता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है। किस तरीके से, सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगर इसको हम उदाहरण के जरिए समझे, जिसे हम कहे तो रहे सामान्य से विशिष्ट की ओर जा रहा है। जैसे भी कोई बालक है, वह मान लो कि उसको भूख लगी है, ऐसा तो ही नहीं सीधा वह कह देगा बोतल पकड़ लेगा फिर दिखाने लगेगा, तो या फिर हमको कहेगा दूध चाहिए, ऐसा तो है नहीं। पहले वो धीरे धीरे अपने हाथ को उठाएगा, दूध की तरफ देखेगा, ये सारी प्रक्रिया करता है। फिर उसके बाद दोस्तों जब धीरे धीरे वह समझ जाता है, फिर जैसे पहली बार जब हाथ उठा के दूध की तरफ देखा या फिर रोया,
तो पहली बार तो उतना चाहिए, फिर अगली बार धीरे धीरे बढ़ता जाता है। तो वही कहते हैं दोस्तों सामान्य। पहले वो सामान्य कि हाथ उठा के दिखा रहा है या फिर उसकी तरफ देख रहा है, पहले तो सामान्य, फिर उसका विशिष्ट की ओर चला जाता है। क्यों? धीरे धीरे वो समझ जाता है। पहली बार भूख लगे तुरंत वह दूध की ओर देखेगा, फिर हाथ से पकड़ने लगेगा। तो यही कहते हैं कि सामान्य से दोस्तों विकास जो होता है दोस्तों सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। कह रहे हैं जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरह प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। इसे कहा जाता है दोस्तों, इसे क्या कहा जाता है? सम्मिश्र विकास, सहयोग देना, या फिर सहभागी दोस्तों, या फिर सहयोगात्मक अधिगम। तो जो कि इसमें दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, सहयोग देना। जिसे इसमें अगर बात किया जाए तो कह रहे हैं कि जिसे कोई वयस्क है वह किसी बालक से सामंजस्य कर लेता है तो बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरह प्रगति क्रम को सुगम बनाता है। इसे क्या कहा जाता है? इसे सहयोग देना कहा जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए हम सब अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन करें, नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा दोस्तों अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया खाली जगह कहलाती है दोस्तों। करें जब हम नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा में बदलाव की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं उसको आपको बताना है। पहला अनुकूलन, दूसरा ऑप्शन है आत्मसातकरण, या फिर तीसरा ऑप्शन है समायोजन, या फिर चौथा है दोस्तों अहम केंद्रिता। तो दोस्तों जो कि इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों समायोजन। अब इसमें कह रहे हैं जिससे आपके पास कोई नवीन जानकारी है, अब अपने दिमाग में वो भी आप ग्रहण करने या फिर उसको जो आपको पहले से जानकारी दोनों को आप एक में मिला दें तो यही कहलाएगा ना समायोजन कर लिए। तो जो भी आपको नई जानकारी मिली उसको भी अपनी पुरानी जानकारी से आप क्या किए समायोजन कर लिए, तो आपका क्या कहलाएगा? यही आपका समायोजन कहलाता है। जब हम कोई नवीन जानकारी को अपनी पुरानी जानकारी के साथ समायोजित कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। आइए हम सब अगले क्वेश्चन चलते हैं। कह रहे हैं मध्य बाल्यावस्था में भाषा खाली जगह के बजाय फिर खाली जगह के अधिक है दोस्तों। मध्यावस्था में बताना है आपको। अहम केंद्रित सामाजिकृत होता है, बी ऑप्शन है सामाजिकृत अहम केंद्रित होता है, सी ऑप्शन है जीववाद सामाजिकृत होता है दोस्तों, या फिर लास्ट ऑप्शन है परिपक्व अपरिपक्व होता है दोस्तों। जो कि इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों सामाजिकृत दोस्तों अहम केंद्रित होता है। जो मध्य बाल्यावस्था में भाषा का विकास किस तरीके से होता है? सामाजिकृत होने के बजाय अहम केंद्रित होता है दोस्तों। किसके बजाय? सामाजिकृत नहीं होता है, अहम केंद्रित। उसमें बालक ऐसा सोचने लगता है जो है हम ही हैं, मतलब अब सबसे ज़्यादा जिसे वो जो बोल रहा है उसे ऐसा लगता है, जो कि हकीकत नहीं रहता, उसे ऐसा लगने लगता है कि अपने इच्छाओं के सामने दूसरे की इच्छाओं को भी स्वीकार नहीं करता, क्योंकि जो वो कह रहा है अपनी बातें ही उपरंत करेगा कि नहीं हम जो कह रहे हैं वही सब सही है। इस प्रकार से व्यवहार करने लगता है बालक, यही आपका कहलाता है अहम केंद्रित। तो अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। कह रहे हैं बाल केंद्रीय शिक्षा में शामिल है दोस्तों। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बाल केंद्रीय शिक्षा बालक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके एग्जाम में जब भी बाल केंद्रीय से क्वेश्चन पूछा है जिसमें बाल केंद्रीय शिक्षा रहे कोई भी ऑप्शन में, तो बाल केंद्रीय शिक्षा आपका हर समय सही होगा। आप पहला ऑप्शन देख लेते हैं, बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियाँ, बी ऑप्शन है बच्चों का एक कोने में बैठना, सी ऑप्शन है प्रतिबंधित प्रवेश में अधिगम, डी ऑप्शन है वे गतिविधियाँ जिनमें खेल शामिल नहीं होते हैं दोस्तों। तो जो कि इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ए ऑप्शन सही होगा दोस्तों। बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियाँ, बाल केंद्रीय शिक्षा वही होता है दोस्तों। और जो ऑप्शन आप देखेंगे तो सही नहीं है कि कोने में बैठाना, प्रतिबंधित करना, फिर जिनमें खेल नहीं शामिल है वो गतिविधि कराना, तो ये सब आपके नहीं होंगे। तो सही आपका होगा बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां कराना। जब बालक से आप ज़्यादा से ज़्यादा गतिविधि के माध्यम से सिखाएंगे तो बालक जाहिर सी बात है ना को बाल केंद्रित होगा। जैसे आप बालक को कह दीजिए खेल के माध्यम से सभी बच्चे आपस में एक दूसरे से बात करें और कोई खेल खेलें, तो फिर उसमें तो बालक ही केंद्र होगा ना, ऐसा तो है नहीं कि आप जबरी खिला रहे हैं। तो दोस्तों आपका बाल केंद्रित ऑप्शन हर समय राइट होता है। तो इसमें बाल केंद्रित में अंतर्गत यही सही होगा, बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियाँ उपलब्ध कराना। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। आइए हम सब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पे हम सब दोस्तों आपको कुछ पॉइंट बता देते हैं जो कि बाल केंद्रित से संबंधित है, आप इसको जरूर ध्यान दीजिएगा। ऐसा ऑप्शन आए तो हर समय वो बालक के लिए पॉजिटिव रहेगा, आपका आंसर पॉजिटिव की तरफ जाएगा। तो जो पहला आप कह रहे हैं कि बालकों को क्रियाशील रखकर शिक्षा प्रदान करना है दोस्तों। जाहिर सी बात है कि अगर हम
बाल केंद्रित शिक्षा करेंगे तो इसमें यह होता है कि बालक को क्रियाशील रखकर उसे बालक के हर भावनाओं को समझा जाता है, उनको जो बोलना चाहता है उसको समझा जाता है, तो जिससे उनके क्रियाशील में वृद्धि होती है। भी कह रहे हैं कि बालकों को शिक्षा उद्देश्य परक हो। दोस्तों बालकों की जो शिक्षा है वह कैसी हो, उद्देश्य परक हो। बालकों की योग्यता और रुचि के अनुसार विषय वस्तु का चयन करना। या फिर अगला ऑप्शन है रचनात्मक कार्य से हस्तकला आदि के द्वारा शिक्षण। जो लास्ट है कह रहे हैं पाठ्यक्रम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर शिक्षण देना। यह सब आपका क्या कहलाता है दोस्तों, यह आपके बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत आते हैं। तो यह ऐसे जब भी ऐसे कोई भी ऑप्शन अगर आपके एग्जाम में आता है तो आप यह समझिए कि वह ऑप्शन अगर नहीं पूछा है कि जो नहीं है, जैसे ऑप्शन में आ जाता है ना कि जिसे ये भी पूछ ले कि ऐसा क्वेश्चन बाल केंद्रित शिक्षा नहीं है, कौन शामिल है, तो फिर ये नहीं होगा। लेकिन ऐसा पूछे बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है तो यह सारे ऑप्शन आपके अगर हैं तो वह सही होंगे। चलिए हम सब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहे हैं कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा। कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव में खाली जगह की बुद्धि उच्च स्तरीय थी। पहला ऑप्शन है स्थानिक है, शारीरिक व गतिक है, या फिर भाषा संगीतमय है, या फिर भाषायिक है। जैसा कि दोस्तों इसमें पहले ही स्पष्ट हो रहा है कि क्या है, वह जो है क्या बजा रहा है, संगीत बजा रहा है। तो जाहिर सी बात है अगर संगीत बजा रहा है तो संगीत आपका ऑप्शन नंबर ए सी सही होगा, संगीतमय। तो अब अगर देखा जाए तो जो बुद्धि के प्रकार बताए थे, जो 8 प्रकार आपके बताए हैं, कौन बताए थे, गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था, जो जिसके अंतर्गत यह सारी बुद्धियाँ आती हैं। तो आइए हम सब आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कह रहे हैं जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं तो ये दर्शाता है कि अध्यापक है। दोस्तों जिस ऐसा क्वेश्चन दोस्तों जिसमें यह कहा जाए लड़कियां या फिर लड़के बहुत समझदार होते हैं, लड़कियां नहीं समझदार होती, या फिर लड़कों की मैथ अच्छी होती है, लड़कियों की मैथ अच्छी नहीं होती है। देखो कहीं पे यह लिखा नहीं गया, जैसे एक्चुअल में होता है, चलो ठीक है लड़कियां मैथ कम सीख पाती हैं, लड़के ज़्यादा संख्या में सीख लेते हैं मैथ, तो एक्चुअल में होता होगा, चलो ठीक है। लेकिन आपको ऐसे किसी भी ऑप्शन को नहीं टिक करना है जिसमें इस तरीके से कहा गया जाए कि लड़के बहुत समझदार होते हैं, लड़कियां नहीं होती हैं, क्योंकि यह कहीं लिखा नहीं गया। आपको कहीं बुक में यही नहीं प्रमाणित मिलेगा कि लड़के समझदार ज़्यादा होते हैं, लड़कों का मैथ अच्छा होता है, लड़कियों का मैथ अच्छा नहीं होता, ऐसा आपको कहीं ऑथेंटिक नहीं मिलेगा। तो आपको ऐसे ऑप्शन को कहीं नहीं चॉइस करना है जहाँ से इस प्रकार से ऑप्शन आए। तो इसमें जो यह क्या चीज़ दर्शा रहा है उसको आपको बताना है। पहला ऑप्शन है नीति परक बताना है, ऑप्शन है लिंग जेंडर पक्षपाती है, या शिक्षाप्रद है, या फिर सही दृष्टिकोण वाला है। दोस्तों इसमें जाहिर सी बात है ना, अगर कोई एक ऐसा टीचर है जो लड़कों कर रहा है, गणित के लिए प्रेफरेंस ज़्यादा कर रहा है, लड़कियों को नहीं कर रहा है, तो यह क्या दर्शाएगा, तो यह आपका यही दिखाएगा ना कि लिंग जेंडर पक्षपात कर रहे हैं, कि जो बच्चों को है ज़्यादा वो कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका बी इज राइट आंसर। लेकिन आपको यह सब ध्यान देना है कि ऐसे ऑप्शन ऐसा कहीं लिखा नहीं गया है, इसलिए ऐसे ऑप्शन से आपको बचना है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहे हैं समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें फिर खाली जगह के अनुरूप बदलना चाहिए। किस तरीके से बदलना चाहिए, बच्चे व्यवस्था, बी ऑप्शन है व्यवस्था बच्चे, या फिर सी ऑप्शन है परिवेश परिवार, या फिर डी ऑप्शन है बच्चे परिवेश। तो समावेशी शिक्षा मानती है दोस्तों, क्या मानती है, हमको किस प्रकार से किसके अनुरूप बदलना चाहिए, किसके अनुरूप हमको सबको वह शिक्षा बदलनी चाहिए। कौन सी शिक्षा, समावेशी शिक्षा, जो किसमें आपको व्यवस्था और बच्चे, किसे समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें व्यवस्था को बच्चों के अनुरूप बदलना चाहिए। दोस्तों किसके अनुरूप, आप बच्चे के व्यवस्था का अनुरूप थोड़ी बदलेंगे, परिवेश के परिवार के सब नहीं होगा, जो होगा यही आपका बी आंसर इज राइट आंसर। व्यवस्था जो है किसके अनुरूप बदलिए, बच्चे के, बच्चा किस प्रकार से व्यवस्था चाह रहा है उस प्रकार से आप व्यवस्था करिए। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। आइए हम सब अगले क्वेश्चन चलते हैं। बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है। इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका है। दोस्तों क्या भूमिका है, पहला ऑप्शन है तालमेल बैठाने वाले की, या फिर बी ऑप्शन है संप्रेषण और व्याख्याता की, या फिर सी ऑप्शन है सुगमकर्ता की, या फिर डी ऑप्शन है निर्देशक की। तो दोस्तों एक शिक्षक की क्या भूमिका उसको आपको बताना था, जो कि इसमें आपका राइट आंसर होगा सुगमकर्ता की। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। आइए हम सब अगले क्वेश्चन चलते हैं।
कह रहे हैं इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली, दोस्तों कैसी प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है दोस्तों। इसमें अब देखो नहीं पूछा है, आपके एग्जाम में जो भी कोई नहीं से रिलेटेड आए उसको आप नोट कर लीजिएगा थोड़ा सा। आइए हम सब पहला ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है उच्च श्रेणी की मानसिक प्रक्रिया, बी ऑप्शन है उच्च आत्म क्षमता, या फिर सी ऑप्शन है निम्न औसतीय मानसिक प्रक्रिया, या फिर डी ऑप्शन है अंतर्दृष्टिपूर्वक समस्याओं का समाधान करना। तो इसमें जो कि आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही होगा, निम्न औसतीय मानसिक प्रक्रिया। दोस्तों यह आपके प्रतिभाशाली बच्चों के नहीं शामिल। बाकी जो पहला ऑप्शन है उच्च श्रेणी की मानसिक प्रक्रिया, जाहिर सी बात है दोस्तों अगर वो प्रतिभाशाली है ये तो विशेषता उसकी होगी। उच्च आत्म क्षमता यह भी उसकी विशेषता होगी। अंतर्दृष्टिपूर्वक समस्याओं का समाधान करना यह भी है उसकी ऑप्शन उसकी विशेषता होगी। लेकिन जो नहीं होगा वह ऑप्शन नंबर सी है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है कह रहे हैं कोहलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्न में से किस तरफ प्रवृत्त होगा। दोस्तों ऑप्शन है पहला अंतर्निहित संभावित दंड, बी ऑप्शन है व्यक्तिगत आवश्यकताएं तथा इच्छाएं, सी ऑप्शन है व्यक्तिगत मूल्य, डी ऑप्शन है पारिवारिक अपेक्षाएं। तो जो कि इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ये होगा अंतर्निहित संभावित दंड। दोस्तों कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार पूर्व परंपरागत स्तर पर अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय व्यक्ति के किस तरफ प्रवृत्त होगा, तो ऑप्शन नंबर ए की तरफ प्रवृत्त होगा दोस्तों। तो दोस्तों जो कोहलबर्ग के 3 सोपान थे उसको आपको हम बता देते हैं। पहला था आत्म केंद्रित निर्णय, दूसरा था दंड तथा आज्ञा पालन अभिमुखता, और तीसरा था दोस्तों यांत्रिक सापेक्ष अभिमुखता। यह दोस्तों जो कोहलबर्ग के सिद्धांत के ये 3 स्तर थे। चलिए हम सब अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कह रहे शिक्षार्थियों अधिगमकर्ता की वैयक्तिक भिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षिका को चाहिए। दोस्तों क्या चाहिए, पहला ऑप्शन है विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना, बी ऑप्शन है निगमनात्मक पद्धति के आधार पर समस्या का समाधान करना, या फिर सी ऑप्शन कलन विधि एल्गोरिथम का अधिकतर प्रयोग करना, या फिर डी ऑप्शन है बात करने के लिए शिक्षार्थियों को तथ्य उपलब्ध कराना। तो इसमें जो कि आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही होगा, विविध प्रकार के अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। आइए हम सब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है। यहाँ पे फिर नहीं पूछा है। पहला ऑप्शन है सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं। कह रहे सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं। बी ऑप्शन है विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं, या फिर सी ऑप्शन है सभी विकास का परिपक्व तथा अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम होते हैं, या फिर डी ऑप्शन है सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। तो जो कि इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही होगा, सभी विकास। दोस्तों सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। ऐसा नहीं कि यह सभी का एक समान नहीं रहता, सभी एक समान से आगे बढ़ते हैं जरूर हैं, लेकिन कोई बहुत जल्दी सीख लेता है, कोई बहुत लेट सीखता है, लेकिन सभी एक समान से ही बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। आइए हम सब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है। दोस्तों कौन सा आकलन करने के लिए दोस्तों कौन सा सबसे उपयुक्त तरीका है। पहला ऑप्शन है आकलन सत्र की समाप्ति पर करना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए दोस्तों करना चाहिए, या फिर आकलन शिक्षण अधिगम के अंतर्निहित प्रक्रिया है, या फिर आकलन एक शैक्षिक सत्र में 2 बार करना चाहिए, शुरू में और अंत में, या फिर डी ऑप्शन है आकलन शिक्षक के द्वारा नहीं बल्कि किसी बाह्य एजेंसी के द्वारा करना चाहिए। दोस्तों अब देखिए दोस्तों आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनका आकलन आप कैसे करेंगे, लास्ट में करेंगे, शुरू में करेंगे, या फिर वर्ष में 2 बार करेंगे, या फिर 3 बार करेंगे। आपको सोचना है कि आप किस प्रकार से उसका आकलन करेंगे, कौन सा आकलन उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों आकलन तो सभी होता है, आपका आकलन ये भी तो होता है कि समाप्ति पर जो आपका वार्षिक परीक्षा होता है ये भी तो आकलन हो गया, और अगर आकलन शिक्षक के द्वारा नहीं बल्कि किसी बाह्य एजेंसी के द्वारा करना चाहिए। इसमें ऑप्शन आप अगर अर्थ निकालेंगे तो सभी ऑप्शन आपको सही लग जाएंगे, लेकिन कौन सबसे ज़्यादा सही है दोस्तों उसको आपको बताना है, जो कि इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों
ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है दोस्तों। किसमें? शिक्षण अधिगम में। कहने का तात्पर्य आप बालक को कोई चीज़ पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते हुए दोस्तों उसका आकलन करते रहिए। आकलन ऐसा नहीं लगातार करते जिसे पढ़ा रहे हैं कोई चीज़ पूछ लें, कोई चीज़ के बारे में बताएं, किसी बच्चे से खड़ा करके पूछ लें। ऐसे अगर आप आकलन करते रहिए, पता हो जाएगा ना कि हाँ बच्चा सीख पा रहा है कि नहीं सीख पा रहा है, आप आकलन कर ले रहे। ऐसा तो है नहीं अभी आप लास्ट में करिए, मान लीजिए आपने पूरा सब्जेक्ट को बहुत मेहनत से कवर किया, ख़त्म कर दिया, उसके बाद आप लास्ट में आकलन है, आपका वार्षिक एग्ज़ाम होने वाला है, एग्ज़ाम हुआ, बच्चा फेल हो गया। अब वहाँ से वह निष्कर्ष निकला कि बालक समझ नहीं पा रहा था, अब उसको आप सुधार नहीं सकते हैं। लेकिन अगर आप शिक्षण के दौरान यदि आकलन किए रहेंगे तो आप उसे सुधार सकते हैं और वह एग्जाम में अच्छा कर जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। आइए हम सब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहे हैं निम्नलिखित में कौन सा सृजनात्मक से संबंधित है दोस्तों? किसने सृजनात्मकता से संबंधित है? पहला ऑप्शन है अवसारी चिंतन, दूसरा है विचारी चिंतन, तीसरा है संवेगिक चिंतन, या फिर चौथा है अहमवादी चिंतन। जो कि इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही होगा, अवसारी चिंतन। अब आपको हम थोड़ा सा अवसारी में अंतर कैसे कर लेंगे उसको आपको बता देते हैं, क्योंकि आपको एग्जाम में जब भी पूछता है अवसारी अगर आप समझे रहेंगे हर चीज़ का जवाब दे सकते हैं। जैसे एक उदाहरण आपको हम बता रहे हैं, जैसे लखनऊ है और उत्तर प्रदेश है। अभी आपसे हम पूछ लें कि आप उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, आपका एक जवाब होगा, और आपका ही नहीं सभी बच्चों का एक ही जवाब होगा, लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। सभी बच्चे बताएंगे, ये तो सही हो गया। लेकिन अभी हम यह पूछ लें कि लखनऊ की विशेषता बताइए, तब क्या सभी बच्चों का एक ही जवाब होगा? तो नहीं हो सकता, क्योंकि सभी बच्चे अपने हिसाब से लखनऊ के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों यह जो क्वेश्चन हुआ कि उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, लखनऊ, यह क्या आएगा आपका? अभिसारी चिंतन कहलाएगा। और लखनऊ की विशेषता बताइए, क्या कहलाएगा दोस्तों? आपका अवसारी चिंतन कहलाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे दोस्तों। चलिए हम सब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहे हैं बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से वाइगोत्स्की सहमत होते हैं दोस्तों? यहाँ पे बच्चों के बारे में बताना है, किस कथन से वाइगोत्स्की सहमत होते हैं बच्चों को लेकर। पहला जो ऑप्शन है, बच्चे समवयस्क और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से सीखते हैं, या फिर बी ऑप्शन है, बच्चे तब सीखते हैं जब उनके लिए दोस्तों होना चाहिए, उनके लिए आकर्षक पुरस्कार निर्धारित किया जाए, या फिर सी ऑप्शन है, बच्चों के चिंतन को तब समझा जा सकता है जब प्रयोगशाला और में पशुओं पर प्रयोग किया जाए, या फिर डी ऑप्शन है, बच्चे जन्म से शैतान होते हैं और उन्हें दंड देकर नियंत्रित किया जाना चाहिए दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, इसमें कुछ ऑप्शन तो आप पढ़ेंगे तुरंत आप समझ जाएंगे तो होगा ही नहीं, क्योंकि दोस्तों जिस ऑप्शन में भी बालक को गलत दिखाया जाए उस ऑप्शन को आपको टिक नहीं करना है कभी भी। इसमें जो गलत दिखाया जा रहा है, जैसे इसमें कह रहे हैं तो होगा नहीं। तो जो होगा दोस्तों ऑप्शन वाइगोत्स्की जो कहते हैं इससे सहमत हैं, बच्चे समवयस्क और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से सीखते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर दोस्तों। आइए हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे लिखा गया है दोस्तों बच्चे। अब बच्चे के बारे में क्या पूछ रहा है, पहले ऑप्शन हम समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं, फिर उसको आपको बताते हैं क्या यह पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है, जिज्ञासु प्राणी होते हैं जो अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और अक्षमताओं का उपयोग करते हैं। पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है, चिंतन में वयस्कों की भांति होते हैं और ज्यों वे बड़े होते हैं उनके चिंतन गुणात्मक वृद्धि होती है। सी ऑप्शन है, रीते बर्तन के समान होते हैं जिसमें बड़ों के द्वारा दिया गया ज्ञान भरा जाता है। या फिर डी ऑप्शन है, निष्क्रिय जीव होते हैं जो प्रदत्त सूचना को ज्यों का त्यों प्रतिलिपि के रूप में प्रस्तुत कर देते हैं। तो दोस्तों इसमें जो बच्चों की विशेषता आपको बताना है, बच्चे किस प्रकार से होते हैं, तो इसमें दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। जिज्ञासु प्राणी होते हैं जो अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्क और क्षमताओं का उपयोग करते हैं। अगर इसको हम और अच्छे से आपको समझाने का प्रयास करें तो जो छोटा बालक होता है बहुत ही दोस्तों जिज्ञासु होता है। आप उसे जिस प्रकार से शिक्षा देंगे वह उसी प्रकार में ढल जाता है। कहने का तात्पर्य यह है, अभी आप छोटे बच्चों को देखिए, कोई भी चीज़ आप ले उसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। क्या है पापा, कैसे है, क्या है, मतलब पूरी जानकारी चाहिए, क्या होता है, कहाँ से लाएँ, कितने का है, मतलब उतना ज़्यादा जिज्ञासु हो तो वह यह सोचता है कि हमको हर चीज़ के लिए संपूर्ण जानकारी चाहिए। जितनी भी वस्तु हमको दिखे उसको हमको संपूर्ण जानकारी चाहिए उसके बारे में। वो कैसे भी हर तरीके से तोड़ मरोड़ के पूछने का प्रयास करता है। कोई चीज़ देख लिया, कलम देख लिया, कलम खोल के हर चीज़ अलग करने का प्रयास करता है। ये तो जिज्ञासा ही दोस्तों ना, वो जानना चाहता है कि इसमें क्या क्या भरा गया, कैसे भरा गया, कैसे बंद होता है, कैसे खुलता है। यह दोस्तों सब बच्चे के लिए पॉजिटिव पॉइंट है। ऐसा नहीं कि कोई बच्चा
कलम बहुत ख़राब कर रहा है, कापी बहुत ख़राब करती है, निगेटिव पॉइंट है? नहीं दोस्तों, यह आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। यह उसके सीखने में दोस्तों बहुत ही सहायक है। ऑप्शन नंबर ए। अभी आप कह सकते हैं कि अगर कोई बच्चा कापी पे ऐसे गोच रहा है, कहेंगे यह कैसे सहायक है, तो कापी तो ख़राब कर रहा है। लेकिन दोस्तों अगर इसे आप सोचेंगे तो बच्चा पूरी कापी पे गोल गोल ऐसे कर डाला है, लेकिन आप एक चीज़ नोटिस किए, बच्चा यह करने के लिए किसी का नकल नहीं मारा है, वो अपने दिमाग से अपने तर्क शक्ति लगा के जैसे भी मन हुआ वैसे बनाया, लेकिन यह करने के लिए वह किसी से नकल नहीं मारा है। वही कहने का तात्पर्य दोस्तों, वह पहले त्रुटि करेगा, त्रुटि के जरिए ही दोस्तों वह सीखने का प्रयास कर रहा है। दोस्तों चलिए हम सब आगे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बच्चों की त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? दोस्तों उसको आपको बताना है। बच्चों की त्रुटियों के बारे में कौन कथन सत्य है? पहला है, असावधानी के कारण बच्चे त्रुटि करते हैं, या फिर बी ऑप्शन है, बच्चों की त्रुटि करके सीखने की प्रक्रिया का अंग है दोस्तों, या फिर बच्चे त्रुटियां करते हैं जब शिक्षक सौम्य और उन्हें दंड ना देता है। दोस्तों तो इसमें टाइपिंग थोड़ा मिस्टेक है। तो और जो लास्ट ऑप्शन है दोस्तों, अगर उसकी हम सब बात करें, कह रहे हैं बच्चों की त्रुटियां शिक्षक के लिए महत्वहीन है और उन्हें चाहिए कि उन्हें काट दें, उन पर अधिक ध्यान ना दें। तो दोस्तों इसमें जो कि आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा दोस्तों। जो बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का दोस्तों अंग है, ऐसा किसका मानना था? थॉर्नडाइक का यही है जो प्रयास है त्रुटि का सिद्धांत है। अभी जो आपको हम बताएं दोस्तों, सेम वही चीज़ इस पे फॉलो हो रहा है। बच्चा प्रयास करेगा, त्रुटि करेगा, तभी वो कोई चीज़ सीखेगा। कोई बालक जैसे पहली बार कोई विद्यालय जाता है, कुछ सीखे या ना सीखे, लेकिन एक चीज़ जो जरूर सीखता है वह होता है गलती करना। त्रुटि करेगा, कोई चीज़ तोड़ेगा, कोई चीज़ पन्ना खराब करेगा, फाड़ेगा, यह जरूर करता है। कोई चीज़ सीखे या ना सीखे, गिनती 100 तक गिनती नहीं सीख लेगा, सूत्र नहीं सीख लेगा, पहाड़ा नहीं सीख लेगा, लेकिन वह एक चीज़ सीखता है। क्या सीखता है? गलती करना। त्रुटि करेगा, प्रयास करेगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों हम सब। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, करें अध्यापक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी कक्षा में सभी शिक्षार्थी अपने आप को स्वीकृत और सम्मानित समझे, इसके लिए शिक्षक को क्या चाहिए? तो वह पहला ऑप्शन है, करें कड़े नियम बनाए जो बच्चे उनका पालन करें। अब देखिए दोस्तों, करें कड़े नियम बनाए। आप कड़ा नियम बना के उन्हें दंड देकर नहीं सिखा सकते। ऑप्शन नंबर ए तो होगा ही नहीं। आपके एग्जाम में जब भी ऐसा आप क्वेश्चन आए जिसमें नहीं ना पूछा रहे, अभी इससे कुछ पूछने का तरीका नहीं दिया होता तो फिर इसमें अलग बात है दोस्तों। लेकिन अगर क्वेश्चन आपका सिंपल है, इसमें नहीं पूछा गया है, तो फिर आपका जिसमें दंड दिया हो, अनुशासित में रखें, मार पीट के पढ़ाएं, तो यह ऑप्शन होगा नहीं। पहला तो ऑप्शन होगा नहीं। दूसरा ऑप्शन पढ़ते हैं, करें वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों का तिरस्कार करें। अब देखिए दोस्तों, तिरस्कार करें, अब पूरा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं दोस्तों, लेकिन हम आपको बता देते हैं ताकि वे अपने अनुभव करें कि उन्हें अधिक कठोर परिश्रम करना है। अब उन्हें तिरस्कार करके थोड़ी पढ़ा पाएंगे। अगले ऑप्शन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला कुछ ऑप्शन है, उन शिक्षार्थियों का पता लगाए जो अच्छी अंग्रेजी बोल सकते हैं, उन्हें संपन्न घरों से हो, उन्हें आदर्श के रूप में प्रस्तुत करें। ऐसा तो है नहीं दोस्तों, जो बच्चा सबसे ज़्यादा पढ़ने में तेज है उसे आप आगे करिए और सबको यही दिखाई देखिए हमारी क्लास बहुत बढ़िया चल रही है, तो आपको ऐसा नहीं कहना होता है। अगले ऑप्शन की तरफ चलते हैं, अपने शिक्षार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करें और कक्षा में विविध मतों को प्रोत्साहित करें। अब यहाँ पे कहने का तात्पर्य यही है कि आप अपने बालक की जो उसकी संस्कृति है, जो सामाजिक वहाँ के जिस संस्कृति से वो आया है उसके बारे में सबको बताने के कहिए कि हाँ तुम्हारे यहाँ संस्कृति कैसी है, और सभी बच्चों को उसको प्रोत्साहित करें। ऐसा नहीं कि कोई अलग संस्कृति से आ गया आप उसे इग्नोर करिए, उसे पीछे बैठा दीजिए, यह सब आपको कम नहीं करना है। सभी बच्चों को एक साथ लेके पढ़ाना है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। कह रहे हैं सुरेश सामान्य रूप से एक शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है। दोस्तों किसमें? शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है कौन? सुरेश। जबकि मदन एक समूह में अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है। यह उनके खाली जगह के में विभिन्नता का कारण है। दोस्तों क्या कारण है? सुरेश अकेले रहना चाहता है जबकि मदन अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है। यह क्या कारण है उसको आपको बताना है। पहला मूल्यों, दूसरा अक्षमता, तीसरा है अधिगम शैली, या फिर चौथा है अपरिपक्वता स्तर होना चाहिए दोस्तों। परावर्तकता स्तर।
तो ऑप्शन नंबर डी। अब इसमें जो कि आपका सही होगा दोस्तों अधिगम शैली दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सही होगा अधिगम शैली, क्योंकि दोस्तों उसकी अधिगम शैली है कि अकेले पढ़ना है, उसकी अधिगम शैली हमको अपने फ्रेंडों के साथ मिलकर पढ़ेंगे, हम जल्दी सीख पाएंगे। ये तो सीखने की जो उनकी प्रक्रिया है, कौन बच्चा किस तरीके से सीख पा रहा है, यही होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी इज राइट आंसर अधिगम शैली। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कह रहे भारत में भाषिक विभिन्नता बहुत है दोस्तों, भाषिक विभिन्नता बहुत है। इस संदर्भ में विशेषकर कक्षा 1 और 2 के प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षाओं के बारे में सर्वथा उपयुक्त कथन बताइए। किसमें दोस्तों कह रहे हैं कि भारत में सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा भाषिक विभिन्नता है, कहीं पे हिंदी, कहीं पे अंग्रेजी, कहीं पे मलयालम, बहुत भाषा का समस्या है। कह रहे हैं 1 और 2 के प्राथमिक स्तर पर बहुभाषा कक्षाओं में कौन सा कथन सबसे ज़्यादा सही है, उसको आपको बताना है। पहला ऑप्शन है शिक्षार्थियों को अपनी मातृभाषा या स्थानीय भाषा का प्रयोग करने पर दंडित किया जाए दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर दंडित करने की बात कर रहे हैं, तो आप दंड देके थोड़ी बालों को सिखाएंगे, ऑप्शन ए होगा ही नहीं। अगले क्वेश्चन देखते हैं। कह विद्यालय में उन्हीं बच्चों का प्रवेश दिया जाए जिनकी मातृभाषा वही हो जो शिक्षा के लिए अपनाई जा रही हो। अब यहाँ पे कहने का तात्पर्य है कि आप उसी बालक को क्लास में एंट्री लेंगे जो बालक जो जिस भाषा में आपके यहाँ शिक्षा चल रही है, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। चाहे जिस भी भाषा का बालक हो, सबको आपको एडमिशन देना है दोस्तों। आप उसे एडमिशन से वंचित नहीं कर सकते कि आपको हमारे यहाँ अंग्रेजी चलती है, आप हिंदी जानते हैं तो आपको हम एडमिशन नहीं देंगे, इसके लिए वंचित आप नहीं कर सकते। अगले ऑप्शन की तरफ चलते हैं। कह रहे हैं सी ऑप्शन है शिक्षक के सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और सभी भाषाओं में अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो ये तो ऑप्शन आपका सही होगा दोस्तों। लेकिन अगले ऑप्शन को हम पढ़ लेते हैं। जो बच्चे कक्ष में मातृभाषा का उपयोग करते हैं, अध्यापक उनकी उपेक्षा करनी चाहिए। तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा, आप उनकी उपेक्षा करें जो बच्चे अपने मातृभाषा में बात करें, ऐसा नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब क्लास में जितनी भी अलग अलग भाषाओं के बच्चे हैं, सबको आपको सम्मान करना है, सबको एक प्रकार से शिक्षा देनी है। जो उनकी मातृभाषा है पहले आप उसी में आप बात करिए, उसी में उनको बताइए, फिर धीरे धीरे जो आपकी भाषा है उससे कनेक्ट करिए। लेकिन पहले उनको किस में शिक्षा देनी है दोस्तों? उनको मातृभाषा में शिक्षा देनी है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्राकृतिक पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है दोस्तों? करें प्राकृतिक पोषण जो विवाद है उसमें प्रकृति से क्या अभिप्राय है? पहला ऑप्शन है हमारे आसपास का वातावरण, बी ऑप्शन है जैविक विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं, या फिर सी ऑप्शन है एक व्यक्ति की मूल वृत्ति, या फिर डी ऑप्शन है भौतिक और सामाजिक संसार के जटिल शक्तियां दोस्तों। जो कि इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी होगा जैविकी विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं, जो कि आपके प्राकृतिक से संबंधित, प्रकृति का यही अभिप्राय है दोस्तों कि जैविक विशिष्टताएं या वंशानुक्रम रचनाएं। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। कह रहे जनसंचार माध्यम समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है दोस्तों। कौन? जनसंचार माध्यम। पहले अब नीचे कुछ कथन दिए गए हैं, उनमें सबसे उपयुक्त कौन है, कौन सही, उसको आपको बताना है। पहला ऑप्शन है संचार माध्यम पदार्थों के विज्ञापन और विक्रय के लिए एक अच्छा माध्यम है दोस्तों। कौन? संचार माध्यम। बी ऑप्शन है समाजीकरण केवल माता पिता और परिवार के द्वारा किया जा सकता है दोस्तों। किसका? समाजीकरण। सी ऑप्शन है जनसंचार माध्यम की पहुंच बढ़ रही है और जनसंचार माध्यम आवृत्ति मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करता है। या फिर डी ऑप्शन है बच्चे संचार माध्यम के साथ प्रत्यक्ष रूप से अंतःक्रिया नहीं कर सकते। तो दोस्तों जो कि इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सही होगा दोस्तों। जनसंचार माध्यम की पहुंच बढ़ रही है दोस्तों। जनसंचार माध्यम आवृत्ति मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करता है दोस्तों। जाहिर सी बात है कि हर चीज़ का दो पहलू होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, एक निगेटिव होता है दोस्तों। इसका पॉजिटिव भी पहलू है लेकिन निगेटिव भी पहलू है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। करें बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं, उसको आपको बताना है। नीचे दिए कथनों में से कौन सा इस प्रश्न के विषय में सही नहीं है, उसको आपको बताना है। पहला ऑप्शन है बच्चे केवल कक्षा में ही सीखते हैं, जो सही नहीं उसको आपको बताना है। बच्चे तब सीखते हैं जब संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं, या फिर बच्चे अनेक प्रकार से सीखते हैं, या फिर बच्चे सीखते हैं क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं। तो जो सही नहीं है उसको आपको बताना है। ऑप्शन नंबर इसमें आपका सही होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए नहीं है, बच्चा केवल कक्षा में सीखते हैं, तो ये आपका नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों।
कह रहे हैं प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों को प्रेरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस रणनीति को अपनाना चाहिए दोस्तों। किसके प्राथमिक स्तर का कोई अगर शिक्षक है अपने शिक्षार्थियों को किस प्रकार से प्रेरित करने के लिए कौन से रणनीति अपनाए जिससे बच्चे सबसे ज़्यादा सीख पाएँ। पहला ऑप्शन है प्रत्येक शिक्षार्थियों में अंक लगाने के लिए स्पर्धा को प्रोत्साहित करना। अब देखिए यहाँ प्रतिद्वंदिता चल रही है, अब ऐसा ऑप्शन को आपको टिक नहीं करना है जिसमें एक दूसरे से तुलना करके एक दूसरे से प्रतिद्वंदिता करके किसी को आगे किया जाए किसी को पीछे किया जाए। बी है प्रत्येक गतिविधि के प्रेरक के रूप में प्रोत्साहन पुरस्कार और दंड का उपयोग करना। अब देखिए यहाँ पे दंड दे रहे हैं दोस्तों, प्रोत्साहन तो चलो ठीक था, कुछ हद तक पुरस्कार भी है लेकिन पुरस्कार 100% पुरस्कार पर निर्भर नहीं होना चाहिए, लेकिन दंड ऑप्शन है तो ये होगा नहीं। सी ऑप्शन हम देखते हैं दोस्तों, बच्चों को इनकी रुचियों के अनुसार अपने लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें पाने के लिए उद्यम में सहायता करना। दोस्तों ये ऑप्शन आपका राइट है अभी तक है। लास्ट भी देख लेते हैं, पूरी कक्षा के लिए मानक लक्ष्य निर्धारित करना और उनकी उपलब्धि आकलन व कठोर मानदंड करना। दोस्तों जैसे अभी यहाँ पर शुरू में पर है मानक लक्ष्य, दोस्तों स्टैंडर्ड थोड़ी होगा, और जो कठोर मानदंड ये भी आपका नहीं हो सकता। जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। आइए हम सब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। क्या निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण का एक प्रमुख कारक है दोस्तों। किसका सामाजिकरण का। पहला है परिवार है, दूसरा है कंप्यूटर है, अनुवांशिक है या फिर राजनीतिक दल है। देखिए सामाजिकरण की बात करें तो सामाजिकरण दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज़रूरी जो कारक है वह आपका परिवार होता है दोस्तों, क्योंकि समाज ऐसा नहीं जो बालक की पहली पाठशाला होती है वह उसका परिवार ही होता है, क्योंकि बालक विद्यालय आने से पहले बहुत कुछ सीख लेता है तब वो विद्यालय आता है। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ विद्यालय आएगा तभी वो जान पाएगा पापा कौन है, मम्मी कौन है, चाचा कौन है, क्या कैसे लिखा जाता है, खा कैसे लिखा जाता है। विद्यालय सिर्फ वह एक क्रमबद्ध तरीके से सीखने आता है कि नियम सीखने आता है, व्याकरण सीखने आता है, लेकिन जो बेसिक नॉलेज है दोस्तों अपने घर पे ही सीख लेता है कि हमको कैसे किसे क्या बोलना है, चाचा कौन, मम्मी कौन है, पापा कौन है। इसलिए दोस्तों सामाजिकरण का जो प्रथम कारक है, एग्जाम अगर प्रथम कारक भी पूछ ले, परिवार पड़ोसी ये सब आपके प्रथम कारक भी आते हैं, द्वितीय कारक में आपके आते हैं, विद्यालय आ गया, मीडिया आ गया, ये सब आपके द्वितीय कारक में आते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। आइए हम सब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। बच्चों को समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है, क्यों दोस्तों। यह कहने का तात्पर्य जब बच्चे से हम कोई सामूहिक कार्य कराते हैं तो यह एक प्रभावी तरीका होता है सीखने का, तो क्यों दो उसको आपको बताना है। पहला ऑप्शन है इससे शिक्षक का काम कम हो जाता है। दूसरा ऑप्शन है छोटे समूह में कुछ बच्चों को दूसरे बच्चों पर हावी होने की अनुमति होती है। या फिर सी ऑप्शन है सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं। डी ऑप्शन है बच्चे अपना काम जल्दी करने में समर्थ हो जाते हैं। अब इसको आप पढ़ के भी समझ गए होंगे दोस्तों कि इसमें आप किस ऑप्शन को टिक करेंगे। ऑप्शन नंबर सी को करेंगे, क्योंकि दोस्तों जब समूह में कोई कार्य करेंगे तो बच्चे, अभी आप सभी बच्चों को बैठा दें, आप 4-4 बच्चे बैठ जाएं, जो चीज़ उनको ज़रूरत है आप बताइए, जो चीज़ वो नहीं जानते हो आप उनको बताइए, जो स्टडी मटेरियल उनके पास ना हो आप एक दूसरे से साझा करके सीखिए। तो इससे दोस्तों उनका सीखने का जो शिक्षण है दोस्तों बहुत अच्छा प्रभावी होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, सीखने के सबसे अच्छा प्रभावी तरीका है। चलिए हम सब अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। कह रहे हैं एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने एवं समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो यह संकेत देता है दोस्तों, किसका संकेत देता है कि बच्चा खाली जगह का लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। पहला पठन अक्षमता डिस्लेक्सिया, लेखन अक्षमता डिस्प्राक्सिया, सी ऑप्शन है गणितीय अक्षमता डिस्कैलकुलिया, या फिर डी ऑप्शन है गणित समन्वय अक्षमता जो डिस्फ्रेक्सिया। तो जो कि दोस्तों किससे संबंधित है। इसमें दोस्तों कह रहे हैं कि जब बच्चा कोई भाषा पढ़ने की क्षमता दोस्तों पढ़ने एवं समझने में कठिनाई हो रही है तो यह दोस्तों एक प्रकार से विकार होता है दोस्तों, बीमारी नहीं कि आप इससे बीमारी न समझिए कोई बीमारी है, यह विकार होता है जो पठन अक्षमता से होता है। इसको आप इंग्लिश में ध्यान में दिए रहिए, जिसे हम डिस्लेक्सिया कहते हैं। डिस्लेक्सिया किससे संबंधित है, पढ़ने से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब यहाँ पे दोस्तों आज हम सब कवर किए आपके जो 20 सितंबर का पेपर हुआ था 2015 में, उसको इसमें सब CDP के 30 क्वेश्चन कवर कर डाले। 15 आपका बाल विकास और 15 आपका शिक्षण को। अगर आप इस चैनल पर नए हैं दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। यहाँ पे आपको सभी सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उपलब्ध कराए जाएंगे, उसके साथ दोस्तों आपके नए स्टडी मटेरियल भी उपलब्ध कराए जाएंगे। अब इसी के साथ यह क्लास में समाप्त करते हैं, आपसे फिर एक नई क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।